वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। देखिए, हम सबसे पहली जो बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है कि वेरिएशन इन ग्रुप, कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रुप के अंदर किस तरह से वेरी करेगी, किस तरह से चेंज होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम ये पढ़ रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करेगी डाउन दी ग्रुप। कि हम लोग जब टॉप टू बॉटम चलेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी एक ग्रुप को लेते हैं, अगर हम लोग उसमें टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वहाँ पर क्या है कि डिक्रीज़ करेगी। अब उसकी रीज़न क्या है? तो देखिए, हमने सबसे जो पहला फैक्टर पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए वो था एटॉमिक रेडियस, और हमने एटॉमिक रेडियस के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन पढ़ा था कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अगर हम लोग इसको ये देखें कि अगर एटॉमिक रेडियस कम होता है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। मीन के एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान यहाँ पर आपको इन्वर्स रिलेशन दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इस बात को ज़रा सा समझते हैं। मैं यहाँ पर एलिमेंट को लिख रहा हूँ। देखें, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक तरफ एलिमेंट है सोडियम। मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि एटॉमिक रेडियस के बढ़ने के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किस तरह से कम होगी और क्यों कम होगी। देखें, एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो देखो, हमें मालूम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस एलिमेंट का हमारे पास न्यूक्लियस है जहाँ पर प्रोटॉन मौजूद हैं, साथ में न्यूट्रॉन मौजूद हैं। उसके अलावा ये इसका पहला शेल है जहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये इसका दूसरा शेल है जहाँ पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद ये इसका तीसरा शेल है जहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसको कंपेयर करता हूँ यहाँ पर, इधर ही मैं इसके लिए आपको लिथियम की स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। देखिए, ये मैंने सोडियम लिखा है। अब उसके बाद जहाँ पर लिथियम को देखते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो देखिए, हमारे पास लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस का आ गया हमारे पास न्यूक्लियस जहाँ पर प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। चूँकि लिथियम हमारे पास दूसरे ग्रुप से है तो इसके अंदर 2 ही शेल होंगे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। मीन के टोटल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। एक पहले शेल के अंदर 2 आ गए, दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम लोग ज़रा इन दोनों के रेडियस को आपस में कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि लिथियम के अंदर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला कम है। तो हमें मालूम है कि जब डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें मोर एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला कम है। तो हमें मालूम है कि जब भी अपोजिट चार्जेस के दरमियान फासला कम हो तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो उसको आपस में अलहदा करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग सोडियम के साथ। देखिए, सोडियम का ये है हमारे पास न्यूक्लियस। उसके बाद ये पहला शेल जहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा है 1 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के वैलेंस शेल में काफ़ी ज़्यादा, इसके मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा फासला है। मीन के लिथियम के मुकाबले में यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा है। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़रा इस लिथियम के मुकाबले में कम एनर्जी रिक्वायर होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए थोड़ा इजी होगा। रिमूव करने के लिए हमें लेस एनर्जी रिक्वायर होगी, ज़रा कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर होगी। अब ये मैंने सिर्फ इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, ये नहीं कि सोडियम के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, ये नहीं है बात। सिर्फ मैंने इन 2 एलिमेंट को आपस में कंपेयर करके आपको वेरिएशन इन ग्रुप के अंदर जो फैक्टर अप्लाई होता है वो है एटॉमिक रेडियस, उसको समझाए कि अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी,
और अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो चले आए हम लोग इसके लिए अल्कली मेटल एलिमेंट की हमने यहाँ पर कुछ लिखी हैं कुछ वैल्यूज़ आयोनाइजेशन एनर्जी की। यह सबकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। देखिए हमारे पास अल्कली मेटल के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो हमारे पास है लिथियम। अब मैंने आपको अभी बताया था कि लिथियम के अंदर ये देखें हमारे पास ये लिथियम का एलिमेंट है, जहाँ पर इस एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव किया जाए, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। दूसरा है सोडियम। सोडियम के लिए हमें 496 किलो जूल पर मोल। देखिए ये भी कम नहीं है लेकिन लिथियम के मुकाबले में कम है। यहाँ पर मैंने आपको यही फैक्टर समझाया है कि अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर अगर हम लोग लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी और सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी को आपस में कंपेयर करें, उनके रेडियस को देखें, तो हमें दिख रहा है कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इस वजह से ज़्यादा क्योंकि इसका रेडियस कम है, और सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो लिथियम के मुकाबले में कम इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर देखें आपको दिख रहा है कि ये सारी मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। 419 किलो जूल पर मोल, 403 किलो जूल पर मोल रुबिडियम के लिए। तो हमने देखा कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हमें पहला ट्रेंड समझ आया। हमने इसकी पहली वेरिएशन पढ़ी, वो क्या है कि वेरिएशन इन ग्रुप, कि ग्रुप के अंदर इसकी क्या वेरिएशन आएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, कि पीरियड के अंदर इस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसा होगा। तो देखिए हम सबसे पहली जो बात यहाँ पर पढ़ेंगे वो ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ करेगी। हमने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ करेगी। अब उसकी रीज़न क्या है, तो एक बात तो यहाँ पर हमारे पास वाज़ेह है कि हमें मालूम है कि अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। अब इस बात को भी हमने ज़रा यहाँ पर समझना होगा कि अक्रॉस द पीरियड जाने से एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो जिन फैक्टर के ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है उनमें से एक फैक्टर होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज, जिस पर ही ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिपेंड करेगी, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज कैसे कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो देखें अगर न्यूक्लियर चार्ज, और हमने लास्ट टाइम इसके जब फैक्टर पढ़े थे न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान हमने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था। हमने कहा कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, और वो किस तरह से बढ़ेगी। मैं इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रुप पीरियड सेकंड के कुछ एलिमेंट लिखता हूँ और उसका हम लोग इंशाल्लाह साथ में देखेंगे, उसका रेडियस भी देखेंगे। क्योंकि याद रखें कि अक्रॉस द पीरियड जब चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो नंबर ऑफ शेल हैं वो अक्रॉस द पीरियड कभी भी चेंज नहीं होते। एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के अंदर सेम नंबर ऑफ शेल होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ शेल नहीं होते। अब मैं एलिमेंट देखता हूँ, देखें ये हमारे पास है सेकंड पीरियड में एलिमेंट दिख रहा हूँ। सेकंड पीरियड के एलिमेंट देखते हैं, और ये स्टार्ट होता है कहाँ से, लिथियम हमारे पास, उसके बाद है बेरिलियम, फिर है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन, और उसके बाद है फ्लोरीन। मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ अभी फ्लोरीन। अब अगर हम लोग बात करें ज़रा इसके न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कहते हैं कि जिन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर को कहते हैं। हमें मालूम है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9।
मीन के या न्यूक्लियर चार्ज समझ सकते हैं कि मीन के हम लोग एक्रासी पीरियड जब गए तो हमने देखा कि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो हमने यहाँ पर फैक्टर लिखा हुआ है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब मैं यहाँ पर आपको इन सब की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ, और फिर इसके अंदर पीरियड के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट लिखा है यहाँ पर लिथियम। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट मैंने लिखे लिथियम। लिथियम के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास है 520 किलो जाउल पर मोल। इसके बाद है हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम के लिए ये है 900 किलो जाउल पर मोल, 900 किलो जाउल पर मोल। उसके बाद है बोरान। बोरान के लिए वैल्यू है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की 801 किलो जाउल पर मोल। उसके बाद है हमारे पास कार्बन, और कार्बन के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1086 किलो जाउल पर मोल। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम। सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1402 किलो जाउल पर मोल, 1402 किलो जाउल पर मोल। और फिर इसके बाद हमारे पास है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो है 13, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑक्सीजन की क्या है कि 14 किलो जाउल पर मोल, मीन कि 1314 किलो जाउल पर मोल। और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारे पास है फ्लोरीन, और फ्लोरीन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास है 1681 किलो जाउल पर मोल, मीन के 1681 किलो जाउल पर मोल। अब देखें हमने एक बात की कि जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एक रास्ते पीरियड चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि देखो हम लोग अगर देखें तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एक रास्ते पीरियड बढ़ रहा है। इस न्यूक्लियर चार्ज के एक रास्ते पीरियड बढ़ने की वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो भी जनरली बात कर रहा हूँ मैं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसी जगह पर एक्सेप्शन हमें दिखाई दे रही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उसके मुकाबले में कहीं पर किसी जगह पर कम हो रहा है, वो फिर साथ में हम लोग देखेंगे। देखें 520 किलो जाउल पर मोल, और अगर लास्ट वाले एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें तो ये कितना है 1681 किलो जाउल पर मोल, मीन के 1681 किलो जाउल पर मोल। तो हमने ये वेरिएशन इन पीरियड पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहला एक्सेप्शन केस हमें दिख रहा है कि इस बोरान और इस बल्कि यहाँ पर है बेरिलियम और बोरान के दरमियान। देखें हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। बोरान को तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उससे ज़्यादा है। अब देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अच्छा, अब देखिए हम लोग यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पीरियड के अंदर कुछ एक्सेप्शन के बताऊँगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीरियड के अंदर स्मूथली जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बेरिलियम और बोरान के दरमियान जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं है, बल्कि उससे हटकर है। हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि देखें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, मीन कि इसका न्यूक्लियर चार्ज 4 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज 5 है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 900 किलो जाउल पर मोल, इसकी है 801 किलो जाउल पर मोल। अब इसकी रीज़न क्या है? तो पहले मैंने आपके लिए आसान इसकी रीज़न लिखी है यहाँ पर कि रीज़न ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल सबशेल रिक्वायर मोर एनर्जी। अब देखें स्टेबल और अनस्टेबल सबशेल से मुराद क्या है।
अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें, मैंने ऊपर भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अगर हम लोग बेरिलियम की ज़रा बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाकर ख़त्म होती है 2s2 पर। मीन के दो ही इसके पास शेल है, 1s2 एंड 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल। और पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखती है, दूसरे में s में 2 इलेक्ट्रॉन रखती है। अब देखें यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। रिमूव करने के लिए हमें मोर एनर्जी देनी पड़ेगी, मोर एनर्जी। अब रीज़न क्या है कि इसको ज़्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? देखें, हमें मालूम है कि एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कैसा होगा? फुल फिल्ड होगा या कम्प्लीटली फिल्ड होगा? फुल फिल्ड। तो हमें मालूम है कि फुल फिल्ड सब शेल कैसे होते हैं? दीज आर स्टेबल। स्टेबल सब शेल में से इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल है, उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो है 900 किलो जूल पर मोल। और अगर हम लोग बोरान को देखें तो देखें, बोरान की मैंने यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। इसका जो अनस्टेबल, ये इसको मैंने अनस्टेबल लिखा इस वजह से क्योंकि देखें इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p के अंदर है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमें मालूम है कि जब भी p सब शेल के अंदर अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, अगर देखें p सब शेल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 4 हो या 5 हो, इनको कहा जाता है, इस केस के अंदर p सब शेल को कहेंगे कि ये कैसा है? पार्शली फिल्ड है। तो पार्शली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान होता है क्योंकि ये अनस्टेबल है। इस वजह से बोरान की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो बेरिलियम के मुकाबले में क्या है? कम है। इस वजह से हमने कहा है कि ये जो सेकंड पीरियड हमने लिखा था इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड जनरली हम लोग बात करते हैं कि वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन दो के दरमियान आपको दिख रहा है कि कुछ एक्सेप्शनल केसे, कुछ पिकुलर बिहेवियर दिखाई दे रहा है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है और बोरान की ज़्यादा है। बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है और बोरान की कम है। बेरिलियम की ज़्यादा इस वजह से क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग एस सब शेल से निकाल रहे हैं और एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और 2 ही मौजूद हैं। ये स्टेबल सब शेल है, फुल फिल्ड है, इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल। और बोरान के अंदर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 801 किलो जूल पर मोल, क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो 2p से निकालेंगे, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है क्योंकि ये पार्शली फिल्ड है। तो पार्शली फिल्ड सब शेल क्या होते हैं? अनस्टेबल। वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या है? मुश्किल है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि हमें आपके इसका पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो समझ आ जाए।